हेलो एवरीवन। तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हमारा आज का टॉपिक है जी डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली हमने यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि लिसनर और जो सोर्स है उसकी जो मींस जो सोर्स है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जो लिसनर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। और अगर नहीं कर रही तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट ये चीजें एक्सप्लेन करता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन है, मीन्स दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है टूवर्ड्स या फिर अवे मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी, पहले हम साउंड की बात करते हैं, एट द एंड फिर हम लाइट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी, उसके अंदर चेंज आएगा और वो जो चेंज होगा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होने के, वो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास जो सोर्स है या तो वो लिसनर की तरफ मूव करे या उससे दूर जाए, लिसनर रेस्ट पे हो अगर तो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सोर्स रेस्ट पे हो और लिसनर जो है वो टूवर्ड्स या फिर अवे मूव करे। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हमने डॉपलर इफेक्ट में डिस्कस करनी है। फिर से रिकॉल कर लें कि डॉपलर इफेक्ट जनरेट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। और इस इफेक्ट में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हम स्टडी कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी एक वो जो सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है और एक वो जो ऑब्जर्वर या लिसनर ने ऑब्जर्व की है। और ये कब डिफरेंस क्रिएट होता है, जब दोनों रिलेटिव मोशन में होते हैं, जब दोनों रेस्ट के ऊपर होंगे तो कोई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमें फील नहीं होगा। इसकी एग्जांपल इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक वेव्स जनरेट हो रही हैं और हम यहाँ पर कहीं किसी जगह के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो और लेट्स से कि हम ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड्स है। तो हर 3 सेकेंड के बाद आपको एक वेव यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिसीव होगी। जैसे कि अगर आप सी शोर के ऊपर खड़े हों और जो समंदर की वेव्स हैं वो आकर हर 3 सेकेंड बाद आपको रिसीव हो रही हो, अगर आप ट्रफ रिसीव करें तो हर कंसेक्यूटिव 3 सेकंड के बाद आपको ट्रफ रिसीव होगा। ये कब होगा, जब आप बी रेस्ट के ऊपर हैं और जो एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ वाटर है वो भी एज सच कोई उसके अंदर मोशन नहीं है, ठीक है, जस्ट ऑसिलेशन है। मगर ऐसा हो कि आप उसकी तरफ वेव्स की तरफ मूव करना शुरू करें या वो वेव्स आपकी तरफ, मतलब वो पोर्शन ऑफ वाटर आपकी तरफ ऑन द होल मूव करना शुरू करें, तो फिर उन फ्रीक्वेंसी में, यानी कि ये टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। तो 1/3 करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और जो यहाँ पर रिसीव हो रही है उनके अंदर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्यों आया है, वो रिलेटिव मोशन की वजह से आया है। अब जी पहला केस हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स लिसनर। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें कि केस वन जो होगा कि सोर्स मूव कर रहा है लिसनर रेस्ट पे, और उसमें फिर उसका सब केस ये हो जाएगा कि जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप अगर यहाँ देखें, हमारे पास जो एक कार है जो कि हॉर्न बजाती हुई ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, और उस ऑब्जर्वर की तरफ जैसे जैसे आ रही है ये जो साउंड वेव्स हैं वो ऑब्जर्वर जो उसे फील हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मीन्स के उसको हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई दे रही है। इसी में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जिस तरफ से कार आ रही है उस तरफ जो दो कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान डिस्टेंस है, और जिस तरफ कार जा रही है उस तरफ की दो कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है। और यही चीज मीन्स जो ऑब्जर्वर है यही चीज उसे फील दिला रही है कि ये इस तरफ जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। और अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर होता, उसको हम केस 2 में डिस्कस करेंगे, तो वो ये कह रहा होता कि ये फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है साउंड की। हालांकि इस कार ने तो सेम ही साउंड प्रोड्यूस किया है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगी ये सेम ही रहेगी। तो ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। और दोबारा बता दूं कि ये तभी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो जनरेट हो रहा है कि इन दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स है उनके दरमियान रिलेटिव मोशन है, मीन्स कोई एक मूव कर रहा है या फिर दोनों भी मूव कर सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको अभी अभी शो किए एक एनिमेशन में कि जिसमें एक सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। लेट्स से ये मेरे पास सोर्स है और ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जी, और इस ये सोर्स है ना मूव करना है विद वेलोसिटी ए। इसको आप लिख दो बेशक वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा, अब इसने एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर सबसे पहली वेव इमिट की है। आफ्टर सर्टेन टाइम टी, जब कुछ टाइम गुजर गया तो ये जो सोर्स है ये मूव करके यहाँ पे आ गया जी, और ये जो वेव है क्योंकि इसने भी आगे प्रोपिगेट करना है तो ये यहाँ पर कहीं आ गई है। अब इस सोर्स ने जब नेक्स्ट वेव इमिट करनी है ना उसके पास जस्ट इतनी सी स्पेस है। ठीक है, देखिए इसको आप पहले ऐसे अंडरस्टैंड कर लेना। हमारे पास सिंपल इस तरह का एक वेव फिनोमेना है, ये हमारे पास सारी वेव्स को इक्वल इक्वल स्पेस मिली हुई है, सारी वेव्स बिल्कुल प्रॉपर जो कह लें कि एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। ये कब हो रहा है? जब सोर्स जो होगा वो रेस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, मगर अगर यहाँ पर आप देखें ना तो एक वेव इमिट हुई है उसके साथ सोर्स भी खुद आगे चल के, वेव ने तो आगे प्रोपिगेट करना ही था लेकिन सोर्स भी आगे मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी ए। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वेव जनरेट होगी उसको कंप्रेस होना होगा, इस छोटी सी जगह में उसने ऑक्युपाई करना ही है हर हाल में। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स हमारे पास जो वेव लेंथ होगी वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इनिशियल वेव लेंथ के कंपैरिजन में। अगर वेव लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट मीन्स कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, उसने बढ़ जाना है। ये सारी चीजें कौन ऑब्जर्व कर रहा है जी? ये पॉइंट ए के ऊपर ऑब्जर्वर होगा, उसे ये सारी चीजें फील हो रही होंगी कि जैसे जैसे सोर्स भी मूव कर रहा है वेव्स भी आगे प्रोपिगेट कर रही हैं, तो देयर अकर्स ए कॉन्ट्रैक्शन इन दी वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर इंक्रीज आ रहा होगा। अब कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये आप पता कर सकते हैं। जो सोर्स है उसने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है टाइम टी के दौरान वो ए इंटू टी है। जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के साथ जो साउंड वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वी ऑफ एस इंटू टी कर लें आप। ठीक है, एस इज फॉर साउंड। अब आपने ये वाला डिस्टेंस पता करना है, तो ये वाला डिस्टेंस आप देखें, आप अगर v ऑफ s इंटू टी माइनस ए टी करेंगे तो आपको ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन इन वेवलेंथ है वो पता लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ से t कॉमन लेते हैं और ये सारी कैलकुलेशंस मैंने पहले से की हुई है, मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब डेल्टा जो लैम्डा है वो चेंज इन वेवलेंथ है हमारे पास, यहाँ पर उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंड दैट विल बी इक्वल टू दी लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम। लैम्डा जो होगी वो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगी और लैम्डा प्राइम जो है वो हमारे पास ये इससे जनरेट होगा ए इंटू टी से। अगर आप इसी चीज़ को देखें ना ये आएगी कैसे ये भी आप देख लें। आप वी ऑफ एस माइनस ए करें इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ। अब टी की जगह आप रेसिप्रोकल मींस फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, वी ऑफ एस माइनस ए ओवर ये हमारे पास एफ आ जाएगा। ये लेमडा प्राइम आ गया आपके पास, जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है जो इस वेव ने जो वेवलेंथ ऑक्युपाई की है। अब आप जो इस ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी हो रही होगी वो एफ प्राइम होगी विच विल बी इक्वल्स टू वी ओवर लेमडा प्राइम। लेमडा प्राइम की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है वो आप यहाँ पुट कर दें, लेकिन वो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो वो v माइनस ए ओवर एफ होगी, तो ये एफ रेसिप्रोकल बनकर इधर ऊपर चला जाएगा। तो आपको जो फाइनल रिलेशन है वो कुछ इस तरह का मिलेगा कि हमारे पास v ओवर v माइनस ए इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, और ये एफ प्राइम, ये जो एफ है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो प्रोड्यूस हो रही है, ये वी ओवर ये जो वी है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये जो ए है ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगी। मैं अगेन बता दूं, यहाँ पर सोर्स खुद मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो वेव लेंथ होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। और आप खुद भी यहाँ से देख सकते हैं, मैथमेटिकल इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसमें से कुछ नंबर माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स ये सारा फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो एक ग्रेटर नंबर अगर वन मोर देन वन हो और वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये केस था जिसमें
सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ मूव करके खुद जा रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये होगा कि जो सोर्स है वो लिसनर से दूर जा रहा होगा। सेम वही फिनोमेना होगा, बस जस्ट उसमें ये होगा कि हमने वेवलेंथ की एक्सपेंशन ऑब्जर्व करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में शो किया था। ये सोर्स है हमारे पास और अब की बारी ये इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी a। ठीक है, इसने पहली वेव यहाँ से इमिट की और आफ्टर सर्टेन टाइम t ये जो वेव है ये यहाँ पहुंच गई, क्योंकि इसने इस तरफ प्रोपिगेट करना है ना, और ये जो सोर्स है अब ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि अब इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये आफ्टर टाइम t इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और आफ्टर टाइम t ये जो वेव लेंथ ऑफ साउंड है इसने हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो नेक्स्ट वेव यहाँ से जनरेट होगी ना जी, उसके पास तो एक लिहाज से ये सारी जगह है ना ऑक्युपाई करने के लिए, है कि नहीं? देखें, पहली वेव यहाँ से इमिट हुई और वो प्रोपिगेट करके इधर चली गई, दूसरी वेव इमिट हुई यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, तो अब उसके पास बहुत सारी स्पेस है, उसने ये सारी ऑक्युपाई करनी है। डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ सकती ना बीच में, ये नहीं कि गैप आ जाए, तो फिर तो कभी हमें साउंड सुनाई देगा कभी सुनाई ही नहीं देगा, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो मीन्स ये जो नेक्स्ट वेव होगी इसकी जो हमें टोटल जो उसकी वेवलेंथ मिलेगी, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, वो एक्सपेंडेड होगी। और वो कैसे हम पता करेंगे? टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो हो जाएगा वो v ऑफ s प्लस a ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आप t उसी तरह कॉमन ले लें, v ऑफ s प्लस a डिवाइडेड बाय f कर लें। ठीक है, यहाँ से आप t कॉमन लेंगे और t को आप 1/f लिख सकते हो और हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। एंड इन द वेरी सेम मैनर आप यही सारी चीज़ें दोबारा यहाँ पर रिपीट कर सकते हो और आपके पास अब की बारी जो f प्राइम आने वाला है वो जो होगा वो f ऑब्जर्व जिसको हम कहते हैं वो इक्वल होगा v ओवर v प्लस a इंटू एफ। देखें, डिनोमिनेटर में कुछ चीज ऐड हो रही है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल ये सारी टर्म बड़ी हो जाएगी, सारी टर्म बड़ी होगी तो ये वन से लेस हो जाएगी, और वन से लेस जो हो जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारे फैक्टर को कम करेगी। इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें कम मिलेगी, कम रिसीव होगी। और ये कौन सा कैसे? जब सोर्स जो है वो लिसनर से, स्टेशनरी लिसनर से दूर जा रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने जो केस डिस्कस करना है वो ये होगा कि हमने जो सोर्स है ना जी उसको रेस्ट के ऊपर रखना है और जो लिसनर है ना उसको उसकी तरफ या उससे दूर लेके जाना है। तो अगर सोर्स हमारे पास इस तरह की वेव इमिट कर रहा है, अच्छा अब की बारी याद रखिएगा कि जो वेव लेंथ है ना उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली, बिकॉज सोर्स जो है वो रेस्ट के ऊपर है, तो हर दो कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होने वाला है। हम अगर जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, वो जब करीब आएगा जितना वो स्पीड के साथ आएगा उतनी ज़्यादा उसे वेव्स एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिसीव होंगी। तो हमारे पास जो साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड इस तरफ उसकी डायरेक्शन है, और जो लिसनर है अगर हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स दी सोर्स, तो उसकी जो स्पीड है उसको लेट्स से मैं बी कहता हूँ, बी वेक्टर के साथ, तो वो अगर मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी सोर्स तो हमारे पास ये दो वेलोसिटीज जो होंगी वो एड अप हो जाएंगी। ठीक है जी, b प्लस वी ऑफ एस बन जाएगा। अब ये ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि देखें, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और वो बस किसी दूसरी बस को क्रॉस करे, मीन्स वो दूसरी बस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके आ रही हो, वो इधर जा रही है आप इधर जा रहे हैं, तो एकदम से जब दोनों बसेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम के ऊपर आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं आप दोनों वेलोसिटीज, दोनों बसेस की वेलोसिटीज को ऐड करके देख रहे होते हैं, ए और बी को आप वेलोसिटीज को ऐड करके ऑब्जर्वेशन में लेकर आ रहे होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास ये जो ए लिसनर है ये जब इधर मूव करेगा तो इसको ज्यादा वेव्स रिसीव होंगी इन स्पेसिफिक टाइम, तो ज्यादा वेव्स रिसीव होंगी तो बिल्कुल इस तरह वाले केस की तरह उसको लगेगा कि जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो हाई वेलोसिटीज के साथ आ रही हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है।
अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर आपको पता है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो वी प्राइम ओवर लैम्डा हो जाएगा, और वी प्राइम की जगह फिर आप बी प्लस वी एस पुट करेंगे, और आगे वाली कैलकुलेशन फिर हमारे लिए सिंपल है कि हमने वही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि वो कितनी होगी हमारे पास। तो आपने जो इसको यूज़ करना है, क्योंकि बुक में एफ डबल प्राइम यूज़ हुआ है, तो आप बेशक ये काम ना करें, आप सिंगल प्राइम के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ये मेथड सारा पता हो कि हो क्या रहा है। वेवलेंथ के अंदर अब की बारी कोई भी चेंज नहीं आएगी, आप यहाँ देख रहे हैं वेवलेंथ बिल्कुल एज इट इज़ लिखी है हमने। हम इसको एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर लेमडा लिख रहे हैं। वी प्राइम क्यों लिखा है, क्योंकि लिसनर मूव कर रहा है तो उसे नंबर ऑफ वेव ज़्यादा रिसीव हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर रही है ड्यू टू मोशन ऑफ लिसनर टूवर्ड्स द सोर्स। तो वी प्राइम की जगह आप यहाँ पुट कर सकते हैं वी प्लस बी, और इन दी सेम आप यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसकी जगह वी ऑफ वी ओवर एफ पुट कर सकते हैं। यहाँ पर v जो है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और जो b है ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर है। रेसिप्रोकल बनाकर वी एफ को इधर ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी एस ओवर बी डिवाइडेड बाय v इंटू एफ हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अब की बारी इंक्रीज करेगी। ऐसे हम क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि दो वेलोसिटीज ऐड हो रही है, न्यूमरेटर बड़ा है और ओवरऑल टर्म बड़ी हो जाएगी। ये जब इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये वाला फैक्टर इंक्रीज वैल्यू के साथ हमें मिलेगा। ठीक है जी, ये वो केस था जब लिसनर सोर्स की तरफ खुद जा रहा है मूव करके। अब हमने इसी की सब कैटेगरी को डिस्कस करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर जो लिसनर है वो सोर्स से दूर जाए और तो तब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। अगर लेट से हमारे पास जो लिसनर है उसकी वेलोसिटी v है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो v ऑफ s से डिनोट करें, तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये दूर जा रहा है वेव से। वेव्स मीन सोर्स से। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी है वो अब की बारी हमें कुछ इस तरह से रिसीव ऑब्जर्व करने को मिलेगी अगर हम लिसनर हैं तो। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, डिक्रीज इन वेलोसिटी है, ये लीड करेगी टू द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, हमारे पास ये जो एफ डबल प्राइम है, ये मीन्स के डबल प्राइम इसलिए लगाया है कि हम अब की बारी डबल प्राइम से ये शो करना चाह रहे हैं कि लिसनर मूव कर रहा है, सोर्स मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें हमने प्राइम सिंगल प्राइम यूज़ कर लिया था। तो अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेव्स वेवलेंथ सेम है। देखें जो दो एडजेसेंट वेव्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम है, बिकॉज सोर्स जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो अब आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें v माइनस वी ऑफ एस माइनस बी कर लें ओवर लेमडा कर लें। लेमडा की जगह आप v ओवर f यूज़ करें रिलेशन, तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ऑब्जर्व्ड सॉरी फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू है v ऑफ s माइनस बी ओवर v, और v ओवर f आता है एक्चुअली, और ये चीज़ रेसिप्रोकल बनकर फिर यहाँ ऊपर आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं इसको अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास देखें न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज उसमें से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वेलोसिटी की वैल्यू। तो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल ये सारी टर्म 1 से कम हो जाएगी, लेस देन 1। तो जब ये फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम मिलने वाली है। ये कब होगा, जब जो लिसनर है वो सोर्स से दूर जा रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट में आपने ये डिस्कस करना है कि अगर दोनों सोर्स और लिसनर दोनों मूव कर रहे हो तो तब क्या होगा। तो उसमें आपने सबसे पहले तो आपके पास दोनों रिलेशंस आपको रिकॉल करने होंगे ना, कि मैं यहाँ पर जब सोर्स मूव करेगा तो उसके नीचे उसका रिलेशन लिख देता हूँ। तो ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया प्लस माइनस ए, हमने सोर्स की वेलोसिटी को ए से डिनोट किया था, ये हमारे पास आ गई जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो प्रोड्यूस हो रही है। और जो ऑब्जर्वर है या लिसनर है उसकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो डबल प्राइम से हमने शो की थी, तो वो ये कुछ इस तरह से आ रही थी, प्लस माइनस बी ओवर वी इंटू एफ आ रही थी। अब दोनों मूव कर रही हैं, मीन्स के हमारे पास जो लिसनर है वो भी मूव कर रहा है और जो सोर्स है वो भी मूव कर रहा है।
अगर हम ये कंसिडर करें कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स, तो आप याद करें कि हम जब लिसनर मूव कर रहा था तो तब यहाँ पर हमारे पास जो साइन आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, और जब सोर्स टूवर्ड्स लिसनर मूव कर रहा था तब हमारे पास ये जो साइन आ रहा था ये नेगेटिव आ रहा था। तो आपने बस यहाँ पर इन साइन का ख्याल रखना है जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर ये दोबारा कर देता हूँ। याद रखें कि इसमें हमारे पास जो ये जो इसके लिसनर वाले केस में डिनोमिनेटर में वेलोसिटी है और जो सोर्स वाले केस में न्यूमरेटर में, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इनको डिवाइड भी करते हैं तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर सकती है, खुद सोचें आप कि न्यूमरेटर में प्लस साइन होना चाहिए। ये आप इसी टेक्निक से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होना चाहिए। आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये खुद से सोच लिया कि मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाना है जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव। तो हमारे पास ये, इसको आप बेशक प्राइम से या ऑब्जर्व से लिख लें, ये हमारे पास जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा कब, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे। बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप इस केस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी। देखिए अब की बारी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसे कम होगी, जब न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आए और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आए। ठीक है, ये आप अलग अलग केसेस भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक सी बता रहा हूँ जो कि आपको कभी भी नहीं भूलेगी। जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहिए। तो वो तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आए और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आए। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज कर रही होगी। और हमारे पास नेक्स्ट केसेस क्या हो सकते हैं कि एक जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा हो, मीन्स जो एस है वो टूवर्ड्स लिसनर मूव करे और लिसनर जो है वो अवे मूव करे। और लिसनर जब अवे मूव करेगा तो आपको पता है यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और जब सोर्स टूवर्ड्स मूव करेगा तो जहाँ पर हमारे पास बी नेगेटिव साइन आएगा। सॉरी, सोर्स टूवर्ड्स लिसनर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, अब इसकी इसी की दूसरी फॉर्म ये हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो सोर्स है वो लिसनर से दूर जा रहा हो और लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा हो। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों केसेस में जो साइन है ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर आते हैं। तो हमारे पास ये जो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन सेम आ रहे हैं, कब, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब डिफरेंट होगी तो फिर वो हमने केसेस डिस्कस किए हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज करवानी होगी, डिक्रीज करवानी होगी, तो उस हिसाब से हम साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट।